नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और हमेशा की तरह मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए। और मेरी नज़र में आज की सबसे बड़ी खबर सिद्धार्थ है, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है। महर्षि पैनल में सजेस्ट रिलीफ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 मंथ लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम से जुड़ी हुई खबर है। ये जो 31 अगस्त को, दर्शकों, आपने अगर लोन ले रखा था, कर्ज ले रखा था, ईएमआई भर रहे थे, तो आपको 6 महीने के लिए रियायत मिली थी कि आप अपनी ईएमआई ना भरो। पर उसमें एक पेंच था। पेंच ये कि ईएमआई जो 6 महीने नहीं भरी, उस पर भी ब्याज देना होगा क्या? आप पहले ही जो आपने लोन लिया है मूलधन पर ब्याज दे रहे थे, लेकिन उस पर भी ऊपर से और ब्याज देना होगा क्या? और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब महर्षि पैनल, जो सीएजी रह चुके हैं इस देश के, राजीव महर्षि, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और वो रिलीफ किसको मिलेगा? छोटे बोरोवर्स को, कुछ और लोगों को, उनको रिलीफ मिल सकता है, सबको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ब्याज पर ब्याज देना होगा। खबर पूरी तरह से समझाइए सिद्धार्थ। नहीं, देखिए, जैसे ही कोविड-19 मार्च में, जब कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन सरकार ने जब अनाउंस किया था, तो उसी समय जो है ये रिजर्व बैंक की तरफ से ये कदम उठाया गया था कि तुरंत जो फौरी राहत पहुंचानी थी लोगों को, क्योंकि सारा कामकाज, सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या किसी भी तरह की अन्य कोई भी गतिविधि थी वो पूरी तरह से थम गई थी। तो उसी एज अ रिलीफ मेजर ये हुआ था कि अगर आपकी, चूंकि अगर लोगों के रोजगार, लोगों की जो उनकी जो इनकम थी, उन पे संकट आ गया था एकदम से, तो एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पे रिजर्व बैंक ने ये घोषणा की थी कि मॉरिटोरियम लगा दिया था। 6 महीने तक आप अगर अपनी जो है लोन की किस्त जो है अदा नहीं करते हैं, तो बैंक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उसको एक मॉरिटोरियम का पीरियड था, वो पहले 3 महीने, फिर 3 महीने और बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग जो है उन्होंने इस बात की शिकायत की कि साहब, बैंक जो है अब जो ब्याज तो ले ही रहा है, लेकिन ब्याज से भी ब्याज लगा रहा है। तो उसके खिलाफ जो है पहले लोगों ने बैंकों से बात की, लेकिन जब उन्हें राहत नहीं मिली तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सरकार की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा इस पे पहल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1-2 बार सरकार से पूछा। रिजर्व बैंक ने सीधे सीधे बोला कि साहब देखिए, अगर बैंक ब्याज नहीं लेंगे तो हमें ब्याज कैसे देंगे? जो हमारे सेविंग डिपॉजिट है, तो ब्याज कैसे देगा? ये ब्याज पर ही तो पूरी बैंकिंग सिस्टम चलती है। हम वहां पैसा जमा करा रहे हैं, हम बैंक को कर्ज दे रहे हैं, बैंक से कर्ज ले रहे हैं तो हम ब्याज देंगे, हम उन्हें कर्ज दे रहे हैं तो वो हमें ब्याज देंगे। सीधा खेल है जी। तो बेसिकली वो इंटरेस्ट इनकम से ही जो है बैंक की जो सबसे बड़ी जो आमदनी होती है, वो जो इंटरेस्ट इनकम होती है, वो जो अर्न करता है, जो कर्ज देता है और उस पर जो ब्याज उसे मिलता है, उसी ब्याज से वो जो है अपने जमाकर्ताओं को भी ब्याज देता है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जब में जो मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि भाई बताइए आपका स्टैंड क्या है, इस पे क्यों नहीं आप इन लोगों को राहत देते हैं। तो उसके बाद ही ये जो है महर्षि कमेटी बनाई गई। वो पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं और अभी हाल में ही सीएजी के पद से रिटायर हुए हैं। तो और अब जो आप बात बता रहे हैं कि देखिए वो एक इंडिकेशन आ रहा है तो कि जो छोटे बोरोवर्स हैं, जो बेसिकली देखिए क्या है कि कोई अगर बहुत बड़ा आदमी है और कोई बड़ी कंपनी है, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है मतलब रिलीफ देना, या जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल बोरोवर हो, अगर आप उन्हें राहत देना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का नंबर भी बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन अब वो आप तय कैसे करेंगे, तो वो सब क्राइटेरिया जो आप बनाएंगे, वो बारीकियों में ये एक और चीज यहाँ समझाने की जरूरत है। अगर पूरा ब्याज ना दिया जाए, मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्याज पर छूट मिलेगी तो 2,10,000 करोड़ की चोट पहुंचेगी बैंकिंग सिस्टम को। अब वो ब्याज पर तो छूट नहीं मिल रही है, ये तो साफ हो रहा है। पर अगर चक्रवर्ती ब्याज पर, यानी कि ब्याज पर ब्याज जो देना पड़ेगा, अभी बैंक तो कह रहे हैं वो भी दीजिए, उसमें 15,000 करोड़ का
झटका लगेगा। चोट 15,000 करोड़ की है और उसी में अब राजीव महर्षि कह रहे हैं कि देखिए छोटे बोरोवर्स या जो बड़े भी हैं तो उनका कैपिंग होगी कि बस इतने तक आपको रियायत मिलेगी, इससे आगे नहीं मिलेगी। नहीं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, कई कई इंडस्ट्री, कई कई सेक्टर्स ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन किया है। एक जगह तो एक तरफ तो आम आदमी है ही है, साथ ही कुछ सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्रीज ने भी रिप्रेजेंटेशन किया है कि साहब वो कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से उनका जो है धंधा एकदम खत्म हो गया है। तो लेकिन अब आप एक बात और देखें कि देखिए सरकार या बैंक सबकी जो है संसाधन इस समय एकदम सीमित है, और जो 15,000 करोड़ की जो कैपिंग है, मुझे लगता है कि इसका लोड भी सरकार को ही उठाना पड़ेगा। ये आप बैंकों पे तो पास ऑन नहीं कर सकते, बैंक ऑलरेडी मुश्किल में है इस समय। तो बैंक में तो ऑलरेडी कैपिटल इन्फ्यूजन की बात हो रही है, क्योंकि बैंक एक तरफ मतलब सारा जो लोड है इस समय अर्थव्यवस्था का, जो सारा का सारा भार जो है इस समय बैंकिंग जो हमारी व्यवस्था है उसी पर इस समय वही लोड वहन कर रही है, चाहे वो लोन गारंटी स्कीम हो, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग हो लोन की, चाहे वो मॉरिटोरियम हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो जेन्युइन जो छोटे बोरोवर होंगे उनको राहत आएगी, और जो आपने बात बोली सेक्टोरली भी मुझे लगता है आप सबको तो दे नहीं सकते। कुछ ऐसी कंपनीज हैं हर सेक्टर में जो अच्छा अभी भी अच्छी हालत में हैं, जिनकी हालत ऐसी नहीं हुई है कि जिन्हें जो है इस रिलीफ में शामिल करना चाहिए कि अगर आपका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है या जो ब्याज पर ब्याज है, सबको तो इसके मतलब एक कलम से आप सबको माफी नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स करने होंगे, कुछ लिमिट भी लगानी पड़ेंगी, ताकि मतलब जो है एक बैलेंस करके आप एक बीच का रास्ता निकाल पाए। अब एक और बड़ी खबर, ये तो ब्याज की, क्योंकि सीधे दर्शकों ये आपसे जुड़ी हुई है। हम जिस युग में रह रहे हैं हर किसी ने कोई ना कोई ईएमआई हम भरते हैं, वो मकान पर कर्ज ले रखा हो, मकान के लिए या गाड़ी के लिए या मोटरसाइकिल के लिए, हम सब कहीं ना कहीं किस्तें भरते हैं। तो इसलिए मैंने ये सबसे बड़ी खबर ली। एक और बड़ी खबर, ये मतलब पहली खबर भी हो सकती थी। 6 million white collar pros lost jobs in May to August, CMIE। 6 million मतलब 60 लाख व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स। और जब मैं व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स कह रहा हूं तो इंजीनियर्स, फिजिशियंस, जो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। 60 लाख लोगों की मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने में नौकरियां गई हैं। यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है। सिद्धार्थ, इसका इस्तेमाल सरकार भी करती है। देखिए आप सीधे सीधे संदीप कुछ सेक्टर उठा लीजिए, होटल इंडस्ट्री, एविएशन, स्कूल्स में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब बेस्ट ऑफ स्कूल्स की बात हम लोग ना करें, लेकिन एक जो मीडियम रंग स्कूल्स हैं, तो मतलब ऐसे 3-4 सेक्टर हैं जहाँ पे आपको मतलब एकदम बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे सीधे तौर पे दिख जाएगा कि बड़ी तादाद में व्हाइट कॉलर जॉब गए हैं जो अच्छे मतलब नहीं, ये तादाद भी थोड़ा समझा दूं। देखिए दर्शकों को पूरी बात समझ नहीं आती, उनको लगता है ये पूरे देश की बात हो रही है। हम व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, जो सिद्धार्थ ने समझाया भी। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, टीचर्स हैं। कुल मिलाकर इस देश में 18.8 मिलियन यानी कि 1,88,00,000 व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे कोरोना काल से पहले, इस मई से पहले, और ये घटकर 12.2 मिलियन यानी कि 1,22,00,000 हो गए हैं। तो 1,88,00,000 व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स में से 60 लाख ने अपनी नौकरी खो दी, 1/3 लोगों ने। सिद्धार्थ जी, बहुत ही मतलब चिंता वाला डेटा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ी तादाद में मतलब 1/3 से भी कुछ मुझे लगता है ज्यादा ही है ये तो। और ये भी संदीप जो कैप्चर हो रहा है जितना डेटा, वो हमारे सामने आ रहा है। पता नहीं, हो सकता है एक्चुअली जो जॉब लॉसेज हो वो थोड़े ज्यादा ही हो, क्योंकि कुछ डेटा में मिस भी हो जाते हैं। और ये एकदम ये दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, और कोविड-19 आने के बाद उसकी और हालत कितनी खराब हुई है। और इसीलिए ये जो बार बार ये बात आ रही है ना कि सरकार की तरफ से कदम उठाने की जरूरत है। रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि साहब कुछ कैश इंसेंटिव दें, या कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करें, या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग कई बार अपने प्रोग्राम्स पे, अपने शोज पे डिस्कस भी कर चुके हैं इस बात को कि कई जैसे आईटी सेक्टर में भी लोगों की बड़ी तादाद में नौकरियां गई हैं, क्योंकि अब लोगों, और
मतलब आप रियल एस्टेट में भी चले जाएं, वहां पे भी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, ऐसा थोड़ा नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर तो और ध्वस्त हो गया ना, वहां पे भी तो अच्छे व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि वहां केवल लो रंग जॉब्स ही हैं। तो उनमें भी उनकी जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनमें भी मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। तो मतलब इस तरह के अनगिनत सेक्टर हैं जहां पे इस तरह का संकट है, और इस संकट से उबारने के लिए अभी तक कुछ बहुत प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। अभी तक केवल लोन गारंटी स्कीम, लोन रिस्ट्रक्चरिंग करा लीजिए, या आपको फ्री अनाज दे दिया गया, कुछ गरीबों को जो है कैश उनके खातों में दे दिया गया। तो कुछ कोई बड़े तौर पे मतलब जिस तरह से कि चीजों को पटरी पे लाया जा सके वैसे प्रभावी कदम अभी भी सरकार की तरफ से अभी भी आना बाकी है। अब ऑटोमोबाइल से जुड़ी दो खबरें हैं। पहली खबर, सेंटर में स्पर्न डिमांड फॉर जीएसटी कट ऑन ऑटोमोबाइल्स। दर्शकों, आपको यह ध्यान होगा, एक महीने पहले बड़ी चर्चा हुई थी, 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली थी। उससे पहले चर्चाएं ये थी ऑटोमोबाइल्स पर, दोपहिया वाहनों पर खास जो 28% जीएसटी लगती है उसे 18 कर दिया जाएगा। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन, फिनमिन यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डैम्पन्स जीएसटी रिलीफ होप। तो मतलब इन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। और आपको ध्यान होगा पिछले महीने बाजार में बम बम हो गए थे टू व्हीलर कंपनियों के शेयर, ये हीरो होंडा, बजाज ऑटो, कि नहीं जी 28 से 18% होने वाली है। सरकार ने कह दिया है कि नहीं भैया, ये पॉसिबल नहीं है। एंड द इंडस्ट्री आस्क्ड टू मेक कट्स इन रॉयल्टी पेमेंट्स टू पेरेंट्स अब्रॉड, कि आप रॉयल्टी जो देते हो, जैसे हीरो ही होंडा को देता है या मारुति सुजुकी को देता है, वो रॉयल्टी आप कम देने लगो, हम जीएसटी को नहीं काटेंगे। नहीं देखिए, ये एक तो दिवाली के पहले जो है ये काफी मैं मानता हूं कि अच्छी खबर नहीं है दिवाली के जस्ट पहले कंपनियों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इस तर्क में भी एक मुझे लगता है दम है, क्योंकि जैसे फॉक्सवैगन है या आपकी टोयोटा है या जैसे आपने मारुति का जिक्र किया तो, या होंडा है, तो ये जो बेसिकली ये सब्सिडरीज हैं अपनी मेन कंपनियों की। जो इनकी बड़ी कंपनियां वो देश के बाहर हैं, जापानीज कंपनीज हैं या कोई जर्मन कंपनी है। तो बेसिकली सरकार का ये कहना है कि जो आप रॉयल्टी के तौर पे जो अपने जो पेरेंट कंपनी को पैसा देते हैं उसको जो है उसके आकार को छोटा करें, उसको क्वांटम को छोटा करें, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मारुति सुजुकी 3,817 करोड़ उसने रॉयल्टी में दिए पिछले साल, टोयोटा किर्लोस्कर ने 465 करोड़, तो वो कह रहे हैं कि इसको कम कर लीजिए। हाँ नहीं, और बिल्कुल जरूरत है, मतलब कहीं ना कहीं उनको भी तो अपने मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन हैं। दूसरा क्या है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी तो आप एफिशिएंसी लाइए ना, मतलब। और हिंदुस्तान देखिए एक ऑलरेडी ऑटोमोबाइल हब है। अगर ऐसी स्थितियां हिंदुस्तान में होंगी तभी दुनिया की सारी ऑटो कंपनीज, अभी आप पिछले हाल फिलहाल के दिनों में देख लें, कम से कम 3-4 बड़ी कंपनियां जो है हिंदुस्तान में आई हैं। तो जैसे किया मोटर्स है या एमजी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज अभी भी नई कंपनियां निवेश कर रही तो जरूर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान की बाजार, एक तो बड़ी बाजार है, दूसरा यहाँ पे ऐसा आपको लेबर होगी, लैंड होगा, इस तरह की सुविधाएं हैं। आपको लगता है कि ये जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, जो पूरा एक माहौल है, मतलब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने एक ऑलरेडी एक माहौल तैयार कर रखा है, और आप आते हैं सीधे इसका फायदा उठाते हैं। प्लस हमारे यहाँ डिमांड बहुत है, गाड़ियों की बिक्री आज भी बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, और कोविड-19 के बाद और ज्यादा गाड़ियों की मांग, एक ऐसा सेक्टर है जहां गाड़ियों की मांग उससे जुड़ी खबर भी तो हम दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं दर्शकों को। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ 28% जीएसटी की बात नहीं है सिद्धार्थ। कल मैं आरसी भार्गव का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, मारुति के जो चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए टैक्सेस कम करोगे तो कीमत कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ी हुई है, वो और बढ़ेगी, और लोग गाड़ियां खरीदेंगे, तो वो सबके लिए भले की बात होगी। यहाँ पर देखिए 28% जीएसटी की बात नहीं है। पैसेंजर व्हीकल्स की जो आपने बात की 1200 सीसी तक, वहाँ पर सेस भी लग रहा है 1% का, और जो मिड सेगमेंट की है या डीजल की गाड़ी है वहाँ पर 3% सेस है। मिड सेगमेंट की जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं 17%, एसयूवी पर 22%, हाइब्रिड व्हीकल्स पर 15%। तो ये 50 से 45 से 43% टैक्सेस लग रहे हैं गाड़ियों पर। ये बहुत ज़्यादा है वैसे।
संदीप देखिए, मैं इस तर्क को बहुत प्रभावी नहीं मानता हूँ। देखिए, अगर एसयूवी पे लग रही है तो क्या नुकसान है भाई, वो तो बड़े लोग हैं, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। अच्छा, पहले इसलिए भी लगता था क्योंकि वो डीजल की ज्यादातर गाड़ियां थी, सारी सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रही थी। और अगर मतलब नहीं, जो अब तो व्यक्ति BS6 दे सकता नॉर्म्स है, आ गए ना, अब तो पोल्यूशन की बात ही खत्म हो गई। नहीं ठीक है संदीप, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अगर देखिए सरकार के पास भी सीमित संसाधन है, कॉम्प्लेक्स क्यों लगाया जा रहा है? आज आपने जीएसटी लेके आए, अच्छा जीएसटी हमने जिस तरह से लागू किया उसमें दिक्कतें शुरू से ही थी, और कॉम्पनसेशन से आज जो राज्य सरकारों से कि केंद्र सरकार का जो झगड़ा है वो इसी को लेके है ना, कि उनको जो कॉम्पनसेशन चाहिए, जो उनका नुकसान हुआ है। नहीं, आई एम प्लेइंग द GST के डेविल्स आने के बाद। एडवोकेट। एक मिनट सिद्धार्थ, आई एम हाँ प्लेइंग नहीं द नहीं, बिल्कुल डेविल्स। ठीक बात है, आपका जो तर्क है संदीप कुछ नहीं नहीं, हद तक सुनिए सही ना, है। देखिए, अभी छोटी पूरी गाड़ी, बात कहाँ की सुनिए तो। ये तो सेस की बात हो गई भाई। मैं गाड़ी खरीदता हूँ, आप गाड़ी खरीदते हैं, वन टाइम इंश्योरेंस भी वो लेंगे, पहले साल की इंश्योरेंस ले लेंगे, उसका प्रीमियम बहुत होता है। वो रोड टैक्स ले लेंगे। इस देश में ही ये कमाल हो रहा है, रोड टैक्स गाड़ी से ले लिया जाता है पर टोल टैक्स भी चल रहे हैं। सारा मैं हाईवे पे जाऊं तो जब मैंने एक बार वन टाइम रोड टैक्स दे दिया, जो 2 से 2.5 लाख रुपए तक हो जाता है, 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी हो, वो मैंने दे दिया, तब भी मैं टोल भरूं। तो मतलब गाड़ी खरीदना गुनाह है क्या देश में? नहीं गुनाह तो नहीं है संदीप, लेकिन क्या है कि देखिए, जब आपको बढ़िया नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो ये जो टोल के आप जो चार्जेस दे रहे हैं, देखिए वो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अच्छा, अब आप वो कह रहा है कि उसमें तो आप हम तो private टैक्सेस party दे से रहे हैं ना, भागीदार। रोड टैक्स भी दे रहा हूं, तो बनाइए ना उस पैसे से रोड। नहीं, तो मुझे लगता है शायद उससे संसाधन पूरे नहीं जुट पा रहे हैं, इसीलिए हमसे आपसे टोल टैक्स भी लिया जा रहा है। हाँ। और कहीं कहीं वो राज्य सरकारें बना रही हैं, तो राज्य सरकारों के पास बहुत साधन है नहीं संदीप। तो मुझे लगता है इस वजह से भी वो टोल लिया जाता है। तो मतलब अलग अलग जगह अलग अलग जो है सिनेरियो है। कहीं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी बना रही है, और संदीप ये भी आप देखें कि अगर इतना टोल से इनकम हो रही होती तो आज NHAI वगैरह बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति होती। वो भी सत्य नहीं है। अच्छा, क्या होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। दूसरा क्या है संदीप कि आज की डेट में देखिए, जो किसान अपनी जमीन दे रहा है उसको भी अब स्वाद लग चुका है कि वो भी अच्छे पैसे मांग रहा है, वो भी रोज रोड पे बैठ जाता है, डिमांड करता है कॉम्पनसेशन। तो कहने का मतलब है, किसी भी एक जो पिक्चर जो है ना, उसके कई सिनेरियो हैं, मतलब कई उसमें परिदृश्य। अब आप कह रहे हैं किसानों तो को ये- स्वाद लग गया है, किसान क्यों ना मांगे अपनी जमीन? उसकी रोजी नहीं, रोटी तो का इसीलिए ना एकमात्र संदीप, तो- जरिया है, तो पैसा वो ताल कहाँ से ठोक के आएगा? पैसे Ultimate- मांगेगा। ये कारोबारी जब ताल ठोक के पैसे मांगते हैं, करोड़ों अरबों का रेवेन्यू अर्न करते हैं, उस पर टैक्स भी नहीं देते, जिस पर मैट लगाना पड़ता है। लगा था ना 90 के दशक में मैट, कि मिनिमम ऑल्टरनेटिव अभी भी टैक्स है। तो इतना तो देना पड़ेगा। तो किसान क्यों नहीं तो ताल ठोक के कहेगा कि मेरी जमीन है, यही रोजी रोटी का जरिया, इतने पैसे दो वरना जाओ अपने घर। नहीं संदीप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज कॉम्पनसेशन भी बहुत, उसका जो क्वांटम है वो बहुत बढ़ चुका है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो कॉम्पनसेशन मिलता था तो और जो आज मिलता था, देखिए आज जो मतलब कई ऐसे एरियाज हैं, मैं वैसे एक एरिया में रहता भी हूँ जहाँ किसान जो है कॉम्पनसेशन से आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो किसानी क्यों नहीं ना कर रहे हैं। घूमे? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, बिल्कुल घूमे। आप जिस तो फ्लैट मैं में ये रहते कह- हैं, नहीं, पर स्क्वायर फीट, यहाँ बीघे और एकड़ में भूमि का अधिग्रहण होता है, पर स्क्वायर फीट आप 5,000, 7,000, 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो कितना मैं- पड़ जाता मैं है? वही एक कह रहा बीघा हूँ। करोड़ों में हो जाता है, और उसको मिलता कितना है? 30-35 लाख। वो भी ग्रज करें हम किसान के लिए? नहीं संदीप, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब उनका कॉम्पनसेशन बढ़ेगा तो ये पैसा कहीं से तो आएगा। फिर हमें भी इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो शायद हमें भी वो फिर वो टोल टैक्स के रूप में वो पैसा देना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, या जो रोड टैक्स आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका भी ये कारण है। तो इसलिए ये अगर एक तरफ कुछ कॉम्पनसेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो वसूला तो हम मेरे से और आपसे ही वसूला जाएगा ना, कहीं ऊपर से तो पैसा आएगा नहीं, इसलिए देखिए, भारत में आप चले जाइए, आप थाईलैंड जाइए, दुबई जाइए, कहीं भी जाइए, गाड़ियों के, यूरोप में जाइए, गाड़ियों की कीमत बहुत कम है। जो यहाँ आकर वो करोड़ों में बिकती है, वहाँ पर नॉर्मल आदमी भी अफोर्ड कर लेता है। लेकिन गाड़ियों की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक और हेडलाइन है, भारत टू ड्राइव मारुति सेल्स, रूरल बाइंग 41% ऑफ द टोटल ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल से अगस्त तक जो ये 5 महीने थे, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, 41% मारुति की गाड़ियां भारत ने खरीदी। भारत मतलब ग्रामीण भारत ने खरीदी, अर्बन इंडिया ने बाकी
59% पर ग्रामीण भारत ने 41% गाड़ी खरीदी है। नहीं, देखिए, एक तो बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पे जो है कोई कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि अभी भी रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर जो है, कृषि क्षेत्र अच्छा कर रहा है। इस समय भी खरीफ की जो बुआई हुई है वो अच्छी हुई है। तो कहने का मतलब एक वहाँ पे विश्वास अभी भी बना हुआ है लोगों में, किसानों में, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से वो जो है अपना खर्चा नॉर्मल जो उनके स्पेंडिंग है वो कर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और जो हमको लगता है अर्बन एरियाज में, देखिए, एक तो इसलिए भी कम हुआ क्योंकि 1-2 महीने तो कंप्लीट लॉकडाउन था। हालांकि अब अर्बन एरियाज में भी सेल्स पिक कर रही हैं, और उसका भी एक कारण है, केवल ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई है, सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हर व्यक्ति अपनी गाड़ी से अपने दफ्तर या अपने काम पर जाना चाह रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहाँ डीजल सेल्स हैं वो उतना नहीं पिक की हैं, जो इंडिकेटर है आपकी इकोनॉमी का, मतलब वापस पटरी पे आने का, बल्कि जो पेट्रोल की जो सेल्स हैं या पेट्रोल की जो बिक्री है वो बढ़ गई है, वो ऑलमोस्ट प्री कोविड पीरियड में आ गई। तो उसका कारण यही है कि ज्यादा नंबर ऑफ लोग गाड़ियों पे घूम रहे हैं, और पेट्रोल गाड़ियों पे, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा गाड़ियां प्रेफरेंस जो होती हैं लोगों की वो पैसेंजर व्हीकल पेट्रोल की ही होती है। और ग्रामीण क्षेत्र चूंकि अभी भी वहाँ स्टेबिलिटी है, तो मुझे लगता है इसीलिए वहाँ पे सेल्स में जो है आप अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि गति बनी हुई। अब आखिरी खबर आज की, और ये आने वाले वक्त की एक झलक दे रहा है क्या सिद्धार्थ? ई टेलर्स में सी 50% राइज इन फेस्टिव सेल्स। तो जो ये ई प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट हैं, ये आने वाला जो अब मौसम आ रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, त्योहारों का मौसम आ रहा है, 50% इजाफा देख सकते हैं अपनी सेल्स में। किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, इसके 2-3 कारण है। एक तो ये है कि मैं और आप, मतलब अभी अब जो है दुकान जाने में झिझक रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक तो जो मॉल्स थे या जो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस थे वहाँ पे अभी भी चीजें नॉर्मल नहीं है। अगर है वो भी गई है नॉर्मल, खुल भी गए, तो लोग उस तादाद में नहीं आ रहे हैं। प्लस उनके यहाँ शायद अब वो चॉइसेस भी आपको नहीं मिलेंगी उन दुकानों में, क्योंकि उनकी भी कैपेसिटी, अपने स्टोर में अपना जो स्टॉक रखने का कैपेसिटी है वो घट गया है। वो भी कितना रिस्क लेने की, इसलिए इस समय उनका एपिटाइट कितना है। तो मुझे लगता है जो सबसे आसान माध्यम इस समय वो है ई शॉपिंग का, जो हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या जितने भी ये जो शॉपिंग ऑनलाइन जो वेबसाइट्स आ गए, तो इसके ये एक बड़ा माध्यम बन गया। दूसरा क्या है कि अब ये जो वेबसाइट्स हैं या जो ये ऑनलाइन आपके शॉपिंग जो सेंटर्स हैं, ये अब जो है आपको नए नए शहरों की तरफ भी जा रहे हैं। छोटे शहरों में भी अब इनकी जो है सामान अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसकी वजह से इनकी रीच भी बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण कोविड-19 है। मतलब मैं इसको इस तरह से नहीं जोड़ के देखूंगा कि साहब देखिए दिवाली आ रही है इसलिए लोग खरीदेंगे या सेल्स बढ़ गई है। सिंपल कारण है कि आपके पास सबसे आसान, बिना किसी मतलब रिस्क उठाए, जोखिम उठाए बिना आप जो है इन ऑनलाइन उनसे पोर्टल से आप जो है अपना सामान खरीदना। अच्छा, उसमें अब सुविधा हो गई, आप वापस भी कर दें तो एकदम एक नॉर्मल शॉपिंग की तरह है। बल्कि दुकान से आप जब सामान खरीद के लाते हैं तो वापस करने में कई बार दिक्कत भी आती है। लेकिन ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, अब इन पे आप आराम से सामान लौटा भी सकते हैं, और अपनी चॉइस के हिसाब से आपको जब मन हो तब आप शॉपिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।